हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनोमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और आज हम लोग आईएससी बोर्ड के कंज्यूमर बिहेवियर के चैप्टर को बहुत ही शानदार तरीके से डिस्कस करेंगे। इसका पार्ट थर्ड होगा और आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ भी रहे होंगे और शानदार तरीके से जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जितना भी मैंने शेड्यूल बताया है वो भी आप सही तरीके से फॉलो करके चल रहे होंगे। सारी चीजें कवर होंगी सीबीएसई और आईसीएसई के अलग अलग। तो आप लोग आईएससी के बच्चे हैं तो आप लोग एक तरीके से अलग से देख सकते हैं। अगर क्लास 12 का देखा जाए आईएससी बोर्ड तो वहां पर मैंने कंज्यूमर बिहेवियर को डिस्कस करा था पार्ट 1 और पार्ट 2 में, ठीक है। जहां पर हमने बात करी थी भाई टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में बात करी थी। वन कमोडिटी केस में इक्विलिब्रियम कैसे होते हैं, वो टू कमोडिटी केस बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें हमने डिस्कस करी थी, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी वाला जो पार्ट है वो हमने डिस्कस कर रखा था। आज जो होगा वो हम लोग इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस को डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो कि ऑर्डिनल यूटिलिटी के तहत आता है। किसके तहत आता है भाई? ऑर्डिनल यूटिलिटी। याद रखिएगा, ऑर्डिनल यूटिलिटी के तहत जो आता है, जिसमें रैंक के हिसाब से हम लोग यूटिलिटी को मेजर करते हैं, वहां पर हमारा क्या होता है? इंडिफरेंस कर्व। और अगर कार्डिनल यूटिलिटी के तहत मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस, ठीक है। कार्डिनल यूटिलिटी के तहत क्या करते हैं हम लोग? एक तरीके से मार्जिनल यूटिलिटी को एनालाइज करते हैं, ठीक है। तो ये हमने पढ़ रखा है 2 पार्ट में, क्लियर। अब जो होगा वो हम लोग इंडिफरेंस कर्व को थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे, क्लियर। आप समझो कि यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ ताकि समझने वाली बात है, ठीक है। तो चीजों को लेकर चलेंगे आगे। सबसे पहले है ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, जो कि इंडिफरेंस कर्व क्या होता है। इंडिफरेंस कर्व कुछ नहीं होता है, एक शेड्यूल भी हो सकता है और एक कॉम्बिनेशन दर्शाता है। क्या बोला गया? एन इंडिफरेंस शेड्यूल रेफर्स टू द शेड्यूल दैट शोज अ वेरियस। जैसे इंडिफरेंस कर्व और इंडिफरेंस शेड्यूल दोनों में अंतर है। अगर मैंने बोला इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस कर्व, तो वो हमेशा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, जिसको हम लोग क्या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके चलेंगे, ग्राफिकली रिप्रेजेंट होता है। लेकिन अगर इंडिफरेंस शेड्यूल बोले, ठीक है, इंडिफरेंस शेड्यूल, अगर इंडिफरेंस शेड्यूल बोले तो क्या होगा भाई? इसको हमेशा किस पे मेजर करते हैं हम लोग? हमेशा टेबुलर फॉर्म में। किसके? टेबुलर फॉर्म में। तो मान लो कि हमने क्या कि एक तरीके से क्या देखा, इंडिफरेंस शेड्यूल क्या है? रेफर्स टू द शेड्यूल दैट शोज अ वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स व्हिच गिव्स अ इक्वल अमाउंट ऑफ सैटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। कि उसमें क्या बोलते हैं कि इसमें कि ये वेरियस कॉम्बिनेशन को दर्शाता है। खास करके इसमें 2 गुड्स को लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक्स गुड क्या माना है भाई? एक्स गुड हमने क्या माना है मैंगो, और जो वाई गुड्स है वो हमने क्या माना है? ऑरेंज। यहाँ देख रहे हैं भाई, जब 14 ऑरेंजेस हो रहे हैं तो अगर टेबल में बनाना होगा तो क्या बनाएंगे भाई? इधर हम लोग टेबल में बनाएंगे तो इधर ऑरेंजेस बना दो, ठीक है। अगर इसको हम लोग टेबुलर फॉर्म में बनाना हो उधर टेबल फॉर्म में, तो टेबल फॉर्म में इधर ऑरेंज रख लेना और इधर एक तरीके से एक कॉम्बिनेशन इधर होगा, यहाँ ए होगा, यहाँ पर बी होगा, यहाँ पर सी होगा, यहाँ पर डी होगा, ऐसे करके, ठीक है। ऑरेंज ये टेबल में बनाना है, ठीक है, ऑरेंज और इधर मैंगो, ठीक है। तो अगर देखो यहाँ पर 14 अगर आप ऑरेंज खा रहे हो तो मैंगो कितना खा रहे हो? है ना, 14 अगर आप ऑरेंज खा रहे हो तो मैंगो 1 हो गया, ठीक है। अब जैसे ही आप मैंगो को बढ़ाओगे तो ऑरेंजेस को कम करना पड़ेगा, तो 14 से कितना हो गया? आप एक तरीके से 9 हो गया, है कि नहीं। यहाँ पर 9 कर दिए, ये 2 कर दिए। और ये याद रखना कि इन दोनों में कि अगर ये कम कर रहा है, ये ज्यादा कर रहा है, तब भी इक्वल सेटिस्फैक्शन, मतलब जब 14 ऑरेंज खा रहा था, जब एक मैंगो खा रहा था, तब जो सेटिस्फैक्शन जो मिल रहा था, जो संतुष्टि मिल रहा था, वो सेम संतुष्टि उसको 9 ऑरेंजेस मतलब 9 ऑरेंजेस एंड 2 मैंगोस कंज्यूम करने पर मिल रहा है। सेम इसी तरीके से नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर 6 हो गए, यहाँ पर 3 हो गए, यहाँ पर 6 होगा या 3 होगा। तो हमने क्या करा? एक तरीके से एक हम लोग घटा रहे, एक हम लोग बढ़ा रहे। सिंपल सी बात है, क्योंकि उसके पास इनकम चेंज नहीं हुआ है, ठीक है, और उसको अपना सेटिस्फैक्शन लेवल भी चेंज नहीं होना है, सेटिस्फाइड रहना है, ठीक है। तो इसको अगर हम ज्वाइंट कर दिए ए बी सी डी ई, इसका मतलब सबको ज्वाइंट कर दिए, ये सब हमारा क्या निकल गया? यहाँ पर ए हो गया, यहाँ पर बी हो गया, यहाँ पर सी, यहाँ पर डी, यहाँ पर ई। ये सब सारे कॉम्बिनेशन जो है वो टेबुलर फॉर्म है और ये जो होगा वो ग्राफिकल फॉर्म। क्लियर? इन अदर वर्ड्स इंडिफरेंस कर्व इज अ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व। देख रहे हो? तो इंडिफरेंस शेड्यूल का डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? इंडिफरेंस कर्व होता है। चलिए समझ में आ गया। इंडिफरेंस अगर बोला जाएगा कि भाई कर्व का डायरेक्ट डेफिनेशन लिखो, तो यहाँ पर बस शेड्यूल की जगह पर कर्व कर देना। एन इंडिफरेंस कर्व refers to the curve that shows a various combination of two goods which gives a equal satisfaction to the consumer। बस, ठीक है। तो आई होप सो इंडिफरेंस कर्व और इंडिफरेंस शेड्यूल दोनों समझ में आ गया होगा। शेड्यूल हमेशा, क्योंकि मैंने डिमांड वाले चैप्टर में बताया शेड्यूल, डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व,
तो डिमांड स्केड्यूल टेबुलर फॉर्म में डिनोट होता था, और डिमांड का जो कर्व है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता था। क्लियर? ठीक है, आई होप सो यहाँ तक क्लियर होगा। आगे आते हैं एजम्पशंस क्या है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस का। हम लोग इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस कर रहे हैं भाई, लेकिन इंडिफरेंस कर्व में कि भाई एक गुड्स को अगर कम कर रहे हैं, मतलब कि ये गुड्स इतना है, अगर ये गुड्स को कम कर रहे हैं तो इसको बढ़ा है, इसको कम कर रहे हैं तो इसको बढ़ा है, इसको कम कर रहे हैं तो इसको बढ़ा है, और ये वाला जो कर्व मिला वो हमारा क्या हो गया, इंडिफरेंस कर्व हो गया। देख लो, ए कॉम्बिनेशन, बी कॉम्बिनेशन, सी कॉम्बिनेशन और यहाँ पर डी कॉम्बिनेशन, ये सब सारे कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेंगे। ए गुड्स इधर हो गया या बी गुड्स इधर, यहाँ पर एक्स हो गया, यहाँ पर वाई, तो ये क्या हो गया, इंडिफरेंस कर्व हो गया। तो ये इंडिफरेंस कर्व जो कि इक्वल सेटिस्फैक्शन ऑफ टू गुड्स है, उसमें क्या एज्यूम करते हैं भाई, क्या एजम्पशंस है, एजम्पशंस डायरेक्ट इंपॉर्टेंट है। द कंज्यूमर इज एज्यूम टू बी अ रैशनल, यहाँ पर कंज्यूमर क्या है, रैशनल है। कंज्यूमर को फर्क पड़ना चाहिए जब एक तरीके से कोई भी एक पर्टिकुलर गुड्स एक तरीके से कम कर रहा है, ज्यादा कर रहा है, उससे एक तरीके से सेटिस्फैक्शन बढ़ना और घटना, मतलब इक्वल सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। मतलब इस मैंगो का सेटिस्फैक्शन कम हो रहा है, लेकिन एक तरीके से मैंगो का सेटिस्फैक्शन ज्यादा हो रहा है, लेकिन ऑरेंजेस का सेटिस्फैक्शन कम हो रहा है, लेकिन तब भी अगर पूरे होलसेल में देखें तो टोटल यूटिलिटी है वो सेम। क्लियर? इट ऑल्सो एज्यूम दैट कंज्यूमर इज नॉट ओवर सप्लाइड, कंज्यूमर के पास ओवर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस नहीं होना चाहिए, जो कंज्यूम कर रहा है वो। क्लियर? तीसरी बात, इट ऑल्सो एज्यूम दैट कंज्यूमर इज नॉट ओवर सप्लाइड, ये दोनों तो सेम ही है। ठीक है, तीसरा, ठीक है, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस बेस्ड ऑन द assumptions ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसमें डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के हिसाब से, मतलब उसको फर्क पड़ना चाहिए कि एक गुड्स जैसे जैसे हम कंज्यूम करते जा रहे हैं एक गुड्स का, उसका सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ जाएगा, फिर हम उसको कम करेंगे, दूसरा गुड्स को ज्यादा खाएंगे ताकि सेटिस्फैक्शन हमारा इक्वल रहे। ठीक है, तो यही काम होता है भाई, जब कोई एक तरीके से गुड्स खाते हो, मान लो कि ऑरेंज आप खा रहे हो, तो ऑरेंज से एक तरीके से सेटिस्फैक्शन आपका कम होता है, मान लो तो आप उसको मैंगो से बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो ये चीज होता है, बहुत सारे गुड्स एंड सर्विस खरीदे जाते हैं कंज्यूमर के द्वारा, उसको हम लोग एजम्पशंस बोलेंगे। इंडिफरेंस कर्व का प्रॉपर्टी क्या होता है, तो ये देखो इंडिफरेंस कर्व हमारा कैसे हो रहा है, यहाँ पर इंडिफरेंस कर्व देखने को मिल रहा है, ऐसे जा रहा है। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व ऐसे, ये इंडिफरेंस कर्व 1 हो गया, ये इंडिफरेंस कर्व 2 हो गया, ये इंडिफरेंस कर्व 3 हो गया। ठीक है, इस तरीके से इंडिफरेंस कर्व जो है हमारा चलता चलता है। ठीक है, यहाँ पर ए गुड्स मान लो, यहाँ पर बी गुड्स मान लो, यहाँ पर वाई है, यहाँ पर एक्स है। क्लियर? यहाँ पर समझ में आना चाहिए। अब प्रॉपर्टीज क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व क्या है भाई, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व, देयर इज 4 मेन प्रॉपर्टीज। पहला याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये आता ही आता है, इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो एन इंडिफरेंस कर्व स्लोस डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देखो लेफ्ट से राइट में आ रहा है, मतलब ये डिमांड के जैसा, लेफ्ट से हमारे लेफ्ट यहाँ है, इधर लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है ना, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात, सबसे पहले क्या है कि इसका स्लोप होता है वो डाउनवर्ड स्लोप होता है भाई, और किधर से आता है वो लेफ्ट से राइट की तरफ जाता है, पहला जिसको गुण है। दूसरा गुण है इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स इन ओरिजिन। कॉन्वेक्स का मतलब देखो ये होता है कॉन्वेक्स और ये होता है कॉनकेव। ठीक है, ये होता है आपको कॉनकेव। ठीक है, कॉनकेव अगर आपने 10th वगैरह में पढ़ा होगा, 9th वगैरह में, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस, ये कॉन्वेक्स इन ओरिजिन करता है। ठीक है, याद रखना। तीसरा, हायर इंडिफरेंस कर्व यील्ड हायर सेटिस्फैक्शन। अगर हायर, मान लो कि अगर हमने यहाँ पर बोला, ठीक है, ये वाला और ये वाला चीज हमने यहाँ पर बोला, तो ये इंडिफरेंस कर्व जो है वो ज्यादा सेटिस्फाई कर रहा है इसके मुकाबले। मतलब यहाँ जो प्रोडक्ट होगा, मान लो कि यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 7 है और यहाँ पर मान लो कि 4 है और यहाँ पर 3 है, तो इसमें जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा था इससे ज्यादा सेटिस्फैक्शन इस वाले में मिल रहा है, मतलब इंडिफरेंस कर्व 3 में ज्यादा, मतलब इंडिफरेंस कर्व 1 से ज्यादा 2 में मिल रहा है और 2 से ज्यादा 3 में मिल रहा है। क्लियर? तो इसी तरीके से हायर सेटिस्फैक्शन। टू इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, और टू इंडिफरेंस कर्व कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। इसका कारण क्या है, क्योंकि एक गुड अगर ए बढ़ता है तो गुड जो 2 है, जो गुड बी है, वो एक तरीके से क्या हो रहा है, घट रहा है। तो गुड ए बढ़ता है तो ये गुड बी घटता है, कभी भी इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकता। एक नंबर बढ़ रहा है, एक नंबर घट रहा है, ठीक है, हमेशा, तो कभी भी एक साथ नहीं आ सकता है। ठीक है, ये बात याद रखना जो कि प्रॉपर्टीज में है। क्लियर? आई होप सो ये चीज समझ में आ गया होगा। ध्यान से समझिएगा, आराम से समझिएगा, समझ में आपको आसानी से आएगा। अब आते हैं इंडिफरेंस मैप। अब इंडिफरेंस मैप क्या होता है, देखो यहाँ पर इंडिफरेंस मैप क्या है, इज अ ग्रुप और अ सेट। देखो इंडिफरेंस मैप मतलब इंडिफरेंस कर्व 1 2 3, यहाँ पर क्या है, सारे इंडिफरेंस कर्व 1 है, इंडिफरेंस कर्व 2 है, इंडिफरेंस कर्व 3 है, मतलब एक ग्रुप ऑफ अ सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व। कि अगर सेट है, ग्रुप है, मतलब क्या ग्रुप है किसका, इंडिफरेंस कर्व सेट का जो ग्रुप है, ईच ऑफ विच रिप्रेजेंट्स अ गिवन लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। इसका अलग लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है, इसका अलग, इसका अलग,
अगर हम लोग कोई ग्रुप को डिनोट करते हैं इंडिफरेंस कर्व को, तो दैट इज कॉल्ड द इंडिफरेंस मैप। क्या? इंडिफरेंस मैप एक ग्रुप है सेट ऑफ किसका किसका सेट का, ठीक है, इंडिफरेंस कर्व के इंडिफरेंस सेट के एक ग्रुप है जिसको एक तरीके से अलग अलग सेटिस्फैक्शन लेवल रहेगा अलग अलग इंडिफरेंस कर्व का, उसको हम लोग इंडिफरेंस मैप बोलते हैं। मतलब आप लोग इंडिफरेंस कर्व अगर बहुत ज्यादा बना दो इस तरीके से आप लोग बना सकते हो, कुछ कोई भी दिक्कत नहीं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे बना सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हम लोग इंडिफरेंस मैप बोल देते हैं, ठीक है, इंडिफरेंस मैप बोल सकते हैं। क्लियर? यहाँ पर क्या आगे आ जाओ भाई। नेक्स्ट क्या है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, MRS, ठीक है, सिलेबस के हिसाब से नहीं भाई सब, ठीक है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, व्हाट डू मीन बाय द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन? अब सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि एक गुड्स को छोड़ने, मतलब एक गुड्स हमने कितना छोड़ा और उसके बदले हमने दूसरा गुड्स को कितना कंज्यूम करा। सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये, मतलब इधर मान लो कि मैंगो है, ठीक है, मैंगो है, और इधर मान लो कि आप मान लो क्या इधर है ऑरेंजेस है, ठीक है, ऑरेंजेस है। अब यहाँ पर सिंपल सी बात है, हमने ये बोला कि यार हमने जब 5 मैंगो खा रहे थे और जब 5 पीस मैंगो खा रहे थे, ठीक है, और 5 पीसेस, और जब ये 10 पीसेस खा रहे थे, 10 पीसेस खा रहे थे, तब हमें सेटिस्फैक्शन बहुत शानदार तरीके से मिल रहा था। लेकिन मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या रहेगा कि इसको किस रेट से कम कर रहे हैं। मान लो इसको हमने 4 कम करा, अब कम करके कितना करा, कम करके 4 पीस कर दिया। अब इसको 4 पीस किया, लेकिन इसको हमने 11 पीस कर दिया। इसका मतलब कि सिंपल सी बात है कि एक गुड्स को बढ़ाने के लिए, एक गुड्स के कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए हमने कितने गुड्स को छोड़े हैं, मतलब कितने गुड्स का सब्स्टिट्यूशन करा है। मतलब एक गुड्स को बढ़ाने के लिए हमने एक गुड्स का एक तरीके से बलिदान दिया है और सब्स्टिट्यूट किया है। वही बोला गया मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज द रेट एट विच कंज्यूमर इज विलिंग, क्या कंज्यूमर विलिंग चाहता है टू सब्स्टिट्यूट, ताकि वो सब्स्टिट्यूट कर सके, मतलब एक गुड्स के बदले दूसरा को कंज्यूम कर सके, वन गुड्स फॉर द अनदर विदाउट चेंजिंग द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। मतलब अगर मान लो कि यहाँ पर सिंपल सी बात है कि 5 मैंगो और 10 ऑरेंजेस खा रहा था, तब उसको मान लो कि 100 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन हो रहा था, 100 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिल रहा था। तो इतना ही सेटिस्फैक्शन लेवल जो है वो अभी भी मिल रहा है, जब 4 खा रहा है और जब 10 खा रहा है, तो अभी भी कितना 100 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, उसमें सेटिस्फैक्शन लेवल चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन एक गुड्स को ज्यादा कंज्यूम करने पर अब जो दूसरे गुड्स को एक तरीके से छोड़ रहे हो, सब्स्टिट्यूट कर रहे हो। क्लियर? तो वही बोला गया मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ x फॉर a y इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ y कंज्यूमर्स इज विलिंग टू गिव अप टू गेट द वन एडिशनल यूनिट ऑफ x। कि y गुड्स, मान लो कि y गुड्स, इसको x मान लेते हैं, तो y गुड्स का कितना एक तरीके से कम या फिर उसको छोड़ पा रहा है एक गुड्स को ज्यादा कंज्यूम करने के लिए, ठीक है, जो दूसरा गुड्स है उसका, ठीक है। तो इसको हम लोग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है। सिंपल सी बात है कि अगर मान लो कि हम 2 गुड्स खा रहे हैं, उसमें से एक गुड्स को कितना कम कर रहे हैं और उसके बदले हम दूसरे गुड्स को कितना बढ़ा रहे हैं, दैट रेट किस रेट पर बढ़ रहा है, ठीक है, उसको हम लोग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बोल सकते हैं। क्लियर? यहाँ पर अब आते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, DMRS, ठीक है, सिलेबस में डायरेक्टली दिया हुआ है DMRS। इसका मतलब क्या है ये समझो। तो DMRS refers to the consumer's willingness to substitute one goods for the other। क्या बोल रहा है? refers to consumer willingness, कितना चाह रहा है, ये रेट नहीं है, क्या बोला गया, रेट है, लेकिन एक्चुअल में वो कितना कर रहा है, that is called the diminishing rate of substitution। As a consumer has more of one goods they are willing। अब बोलोगे सर कि इसमें marginal rate of substitution और इसमें क्या, तो वो बोल रहा है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हो सकता है कि एक तरीके से एक ज्यादा और कम हो रहा हो, वहां एक एडिशनल यूनिट को ज्यादा कंज्यूम करने के लिए, किसमें, मार्जिनल यूटिलिटी में, सॉरी डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में नहीं, किसमें, एक तरीके से मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन में। हमारे इसमें क्या, एक गुड्स को ज्यादा खाने के लिए कितना गुड्स को एक तरीके से सब्स्टिट्यूट कर रहा है ये चीज। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि कंज्यूमर विलिंगनेस टू सब्स्टिट्यूट, कंज्यूमर कितना विलिंगनेस कर रहा है सब्स्टिट्यूट करने के लिए वन गुड्स फॉर अनदर, एक गुड्स दूसरे के बदले में, ठीक है। तो दिस कॉन्सेप्ट इज ऑफन इलस्ट्रेटेड यूजिंग अ इंडिफरेंस कर्व, इसको हमेशा से इंडिफरेंस कर्व के हिसाब से देखा जाता है। तो यहाँ पर देखो एज अ कंज्यूमर हैज मोर एंड मोर गुड्स दे आर विलिंग टू गिव अप द लेस, ठीक है, ध्यान रखना, एंड अदर गुड्स फॉर द ईच एडिशनल, कि जितना भी एक तरीके से दूसरे गुड्स को जैसे से ज्यादा कंज्यूम करते जाता है वो चाहता है कि दूसरे को हम गिव अप कम करें, है कि नहीं, ये बोला गया दे आर विलिंग टू गिव अप लेस
कम करना चाह रहा है, ठीक है, अदर गुड्स फॉर ईच एडिशनल यूनिट ऑफ द फर्स्ट गुड। तो शुरुआत में कम एक तरीके से काम मतलब कम करता है, मतलब मैंगो अगर आप कम कर रहे हैं, ऑरेंजेस ज्यादा खा रहे हैं तो आप कम करोगे, लेकिन वो कम वाले जो है वो डिमिनिशिंग रेट पर होते हैं ना, वो घटते मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है ना, इसीलिए हम लोग इसको एक तरीके से क्या बोल सकते हैं, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसको हमेशा से हम लोग इंडिफरेंस करके हिसाब से इज क्लोजली रिलेटेड टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, और इसको हम लोग किसके लॉ के अनुसार, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के तहत देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने देखा था मार्जिनल यूटिलिटी घटता है, फिर जीरो आता है, फिर नेगेटिव आता है, और टोटल यूटिलिटी बढ़ता है फिर बढ़ता है, लेकिन डिक्रीजिंग रेट पर, फिर टीयू मैक्सिमम पर जाता है, फिर एक तरीके से टीयू क्या होता है, डिक्रीज होता है कि नहीं, ये चीज देखा था। तो उसके बाद टीयू के हिसाब से जो मार्जिनल यूटिलिटी है हमारा डिक्रीज, मतलब क्या, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के हिसाब से ही जो है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है। मतलब सिर्फ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन में डिमिनिशिंग के बारे में बताया जा रहा है कि वह डिक्रीज होता है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्लियर? अब आते हैं थोड़ा सा हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि हमारा बजट लाइन है। अब बजट लाइन क्या है वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बजट लाइन क्या है, आपके मान लो कि आपके पिताजी का कुछ पर्टिकुलर एक इनकम है, ठीक है, तो बजट बनाते हैं भाई, ए इंसान है, वो अपना कुछ बजट बनाता है, भाई 50,000 रुपये आया, उसमें इतना खर्च करेंगे, इतना ये करेंगे। तो यहाँ पर बजट लाइन शो करता है, क्या शो करता है भाई, ये समझो, बजट लाइन शोज अ वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज, क्या, बहुत सारे वेरियस कॉम्बिनेशन बताता है टू कमोडिटीज के, विच कैन बी परचेज्ड, जो कि परचेज किया जा सकते हैं, गिवन बजट एट अ गिवन प्राइस ऑफ अ टू कमोडिटी, कि जो भी आपके पास बजट है, जो भी प्राइस है, उस बजट और उस प्राइस में आप दो चीजों को किस तरीके से खरीद रहे हैं। क्योंकि हम लोग यहाँ पर बहुत सारे गुड्स कंज्यूमर खरीदते हैं, तो हम लोग दो गुड्स को ही ले रहे हैं। जैसे मान लो कि शूज है और एक तरीके से क्लोथ है, तो यहाँ पर क्या किया, तो इतना ही तरीके से का बजट है, ये वाला मान लो कि इसका पूरा बजट है, ठीक है, बजट है, मतलब 10 और 5, जब 10 शूज और एक तरीके से 10 यूनिट और 5 यूनिट क्लोथ खरीद रहा है, तब एक तरीके से वो उसका बजट है। अगर इसके बाहर जाएगा तो दिक्कत है, इसके अंदर आएगा तब भी एक तरीके से आपका सेविंग ज्यादा होगा। तो वही बोला गया बजट लाइन ड्रॉन द एजम्पशन दैट, क्या एजम्पशन ड्रॉ करता है बजट लाइन, तो मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज फिक्स्ड। यहाँ पर याद रखना कि कंज्यूमर का इनकम जो होना चाहिए वो फिक्स होना चाहिए। अगर कंज्यूमर का इनकम फ्लक्चुएट कर रहा है तो वो अपनी बजट को भी फ्लक्चुएट करेगा, तो बजट एक तरीके से बनाया जाता है। द प्राइस ऑफ द टू कमोडिटीज आर गिवन, हमेशा टू जो कमोडिटी का प्राइस है वो गिवन रहना चाहिए, और द स्लोप ऑफ द बजट लाइन डिपेंड्स अपॉन द प्राइस ऑफ द टू। इसका प्राइस कितना है, इसका प्राइस 10 है, मान लो इसका प्राइस 5 है, तो उसके हिसाब से हम लोग आगे पीछे कर सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर समझना इंपॉर्टेंट है, जो कि समझ के चल भी सकते हैं। तो बजट लाइन हमारा ये हो गया, और याद रखना इंडिफरेंस कर्व जो होता है, इंडिफरेंस कर्व वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच नहीं करता है, नेवर इंटरसेक्ट, नेवर टचेस द एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है, कौन, इंडिफरेंस कर्व। लेकिन बजट सेट है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को टच करता है, मतलब ये बजट लाइन बोल दिया है, बजट लाइन टचेस, या बजट लाइन यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं टचेस एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, क्या होगा, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। बजट लाइन जो होगा वो हमेशा टच करेगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को, ठीक है, जो कि समझ के चलना है, इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो बजट सेट समझ में आ गया, बजट लाइन समझ में आ गया। बजट सेट होता है जो दो कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स को एक तरीके से जिस भी बजट पर वो खरीद रहा है। क्लियर? अब आते हैं आगे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हमने देखा था वन कमोडिटी केस में, यहाँ पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। अब यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं वो समझना, ठीक है, क्या बोला गया ये समझो थोड़ा सा। यहाँ पर क्या बोला, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू द इंडिफरेंस कर्व अप्रोचेस अकर्स व्हेन द कंज्यूमर मैक्सिमाइजेस देयर सेटिस्फैक्शन गिवन देयर बजट कांस्टेंट, कि मतलब अपने बजट के थ्रू वो जितना भी सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है उसको जिस पॉइंट पर, उसको हम लोग एक तरीके से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बोलेंगे। मतलब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व के थ्रू इक्विलिब्रियम कब होगा, जब कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन होगा जो भी वो बजट में है, जितना भी उसके पास बजट में पैसा है उस पर जो भी खर्च कर रहा है। मतलब सिंपल सी बात है कि जो भी बजट है उसके पास जो भी पैसा खर्च करने के लिए है, वो पैसा अगर खर्च करके वो अपने आप को बहुत मैक्सिमम सेटिस्फाई महसूस कर पा रहा है, तब हम लोग बोल सकते हैं कि ये इंडिफरेंस कर्व के थ्रू एक तरीके से इक्विलिब्रियम है। तो यहाँ पर पहले हम लोग एक बजट लाइन ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले ये ड्रॉ करना है, ठीक है।
उसके बाद इसी लाइन के ऊपर एक कंज्यूमर जो एक तरीके से इंडिफरेंस कर्व, देखो यहाँ इंडिफरेंस कर्व 2 है, एक यहाँ नीचे इंडिफरेंस कर्व दिखाना है, फिर एक सेकंड में जाना है, तीसरा। तो यहाँ पर कंज्यूमर क्या है, इक्विलिब्रियम पर। The consumer is equilibrium at point E when the budget line AB is just tangent to IC। ठीक है, तो याद रखना IC2, जब IC2 मिल रहा है इंडिफरेंस कर्व, और जब बजट लाइन एक तरीके से N और M जो भी प्राइस, जो भी कमोडिटी X और Y के ऊपर जो भी खर्चा कर रहा है उस पर जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, मान लो कि एक बजट जो है प्रॉपर बजट यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है, और यहीं पर एक तरीके से मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर मिलाएंगे तो ये दोनों पॉइंट नहीं मिल रहा है, तो ये पॉइंट क्या है, एक तरीके से बजट का इसके साथ इंडिफरेंस कर्व के साथ मिल रहा है। दिस इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड व्हेन द बजट लाइन इज टेंजेंट टू द हाईएस्ट अटेनेबल इंडिफरेंस कर्व, कि जो बजट लाइन है वो हाईएस्ट अटेनेबल इंडिफरेंस कर्व के साथ मीट कर रहा है, मतलब यहाँ पर इंडिफरेंस कर्व के साथ मीट कर रहा है। क्लियर? एट दिस पॉइंट द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन द टू गुड्स इक्वल द रेशियो ऑफ देयर प्राइस। यहाँ पर क्या होगा, जितना इंडिफरेंस कर्व है उसके इक्वल हो जा रहा है आपका एक तरीके से बजट कांस्टेंट। तो बजट और वो दोनों इक्वल हो जा रहे हैं, तो हम इसको बोल सकते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है इंडिफरेंस कर्व का, मतलब दोनों का डायग्राम बना है, इंडिफरेंस कर्व का और बजट का, और उसको इक्विलिब्रियम पॉइंट शो कर देना है। ठीक है, तो हम लोग ये मान के चलेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है जो भी बजट खर्च कर रहा है, और जो भी टू गुड्स, क्योंकि देखो बजट में भी टू गुड्स ले रहे हैं और इंडिफरेंस कर्व में भी टू गुड्स, ठीक है, लेकिन इंडिफरेंस कर्व को हम लोग यहाँ पर एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप सो आपका एक तरीके से कंज्यूमर बिहेवियर वाला चैप्टर कंप्लीट होगा। क्या होगा, कंज्यूमर बिहेवियर वाला चैप्टर शानदार तरीके से कंप्लीट होगा। अब इसके बाद हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे भाई, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, है कि नहीं, क्योंकि डिमांड हमने पढ़ा, उसके बाद हमने कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ा, अब हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बाद हम लोग एक तरीके से सप्लाई को कवर करेंगे। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखिएगा, क्योंकि वहां से न्यूमेरिकल आता है, इसमें डायग्राम इंपॉर्टेंट है भाई, जरूर देखिएगा, वन कम्युनिटी केस जरूर देखिएगा। ठीक है, आई होप सो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया हो। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं, वी विल टेक केयर ऑफ इट। अगर कोई भी डाउट है तब, ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, मिलते हैं।